अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता। आप सभी का ज़ोमैक्सा क्लासेस पर स्वागत है। इस चैप्टर में आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी को। तो ये ओल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। तो इस एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो ये आर.एस. शर्मा द्वारा लिखी गई ओल्ड एनसीईआरटी होती है। तो इसमें हम थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल सेटिंग्स के बारे में। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं, जिनको कि आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि हिस्ट्री के लिए एज़ फार एज हिस्ट्री इज़ कंसर्न, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो कि गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सारे के सारे जो एग्ज़ाम हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। एज़ फार एज हिस्ट्री इज़ कंसर्न, हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 100% कवरेज जो है एनसीईआरटी से हो रहा है। तो जैसा मैं एक चीज़ और आपको बोलती हूँ कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली पढ़ना है। इसका क्या मतलब है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम ज्योग्राफिकली अपने किसी एरिया को देखते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मैं बात करूं या वर्ल्ड ओवर की मैं बात करूं, तो अगर आप उसको पर्सपेक्टिव अगर आप ज्योग्राफिकल रखेंगे हिस्ट्री को पढ़ते वक्त, तब आपको समझ में आएगा ज्योग्राफिकल ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं। अल्टीमेटली हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री क्या है? जो वो पहले वाली इवेंट्स हो गई थी उसको हम पढ़ रहे हैं। ऐसी हर एक इवेंट जो बीत चुकी है उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री जो है ज्योग्राफी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो हिस्ट्री को समझने से पहले हम इंडिया की ज्योग्राफी को समझेंगे। ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझेंगे हम जब ज्योग्राफी की क्लासेस में शुरू करूंगी। बट ये चैप्टर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो पढ़िए। इंडिया के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो इंडिया जो है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट को अगर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है 1947 के बाद होता है, तो उससे पहले इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट की तरह एंशिएंट टाइम पीरियड, मेडिवल टाइम पीरियड, इस सब में क्या है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट की तरह प्ले करता है। तो अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या आता है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट का पार्ट बनते हैं। तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, सम ऑफ द स्टेट्स आर लार्जर। कुछ स्टेट्स हमारे कंट्री में इतने बड़े हैं जो कि यूरोपियन स्टेट से भी बड़े हैं। तो एक बार हम समझ लेते हैं इंडिया के बारे में। ये देखिए, ये इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इंडिया के इस मैप पे फोकस करते हैं तो आप देखेंगे इंडिया की चारों तरफ बाउंड्रीज है। तो जो इसकी नॉर्थ बाउंड्रीज है वो हिमालयाज बना रहे हैं। यहाँ पे जो है हिमालयाज हैं, ठीक है, हम ऐसे करके जो है पूरा हिमालयाज बनाते हैं। यहाँ पे ये हिमालयाज हैं। वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे क्या है? पामीर नॉट है, ठीक है, पामीर नॉट। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारे के सारे और भी माउंटेन रेंज हैं, हिंदू कुश, सुलेमान, किरतार। वेस्टर्न साइड पे जो है अरेबियन सी है, दिस इज अरेबियन सी। ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल है और ये पूरा का पूरा सदर्न साइड पे इंडियन ओशन है। इतना आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी समझ में आती है तो आप हिस्ट्री को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, ठीक है। तो इंडिया का ये पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन है। हिमालयाज इस साइड पे, हिंदू कुश, सुलेमान, किरतार वेस्टर्न साइड पे। ईस्ट में अगर आप देखेंगे साउथ ईस्टर्न साइड पे तो बे ऑफ बंगाल मिलेगा। साउथ वेस्टर्न साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा अरेबियन सी और इंडियन ओशन। आपको सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। अगर हम हिमालयाज की बात करें तो हिमालयाज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया की ज्योग्राफी को उस पर्टिकुलर तरीके से बनने में। और इंडिया की जो हिस्ट्री कार्व आउट होती है, जिस तरीके की हिस्ट्री आप इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, वो उस तरीके की इसलिए है क्योंकि हिमालय ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कैसे? हिमालय जो है आपको पता है माइटियस्ट माउंटेन्स हैं। माइटियस्ट माउंटेन्स, सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हिमालय के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। इतना आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, फॉर एग्जांपल K2, कंचनजंगा, ये सारी की सारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो सब हिमालयाज का पार्ट हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हिमालयाज कौन से माउंटेन्स हैं। हिमालयाज इस तरीके के माउंटेन्स हैं जो सबसे ऊंची, जो अगर वर्ल्ड में हमारी पूरी अर्थ के ऊपर जो सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट्स हैं वो सारे हिमालयाज में। तो ये इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो इतने ऊंचे होने के साथ ये क्या कर रहे हैं? हिमालय क्योंकि इतने ऊंचे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये हिमालयाज हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो हिमालयाज इतने ज़्यादा ऊंचे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बैरियर का काम करेंगे, दीवार की तरह खड़े हुए हैं। तो हिमालयाज जो है हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? ठंडी हवाओं से। ठंडी हवाएं कहाँ से आ रही हैं? ठंडी हवाएं आ रही हैं साइबेरिया वाले पोर्शन से, यहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, उससे हम हिमालयाज हमको प्रोटेक्ट कर देते हैं। अगर हिमालयाज नहीं होते तो इंडिया का जो नदर्न पोर्शन है पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा ठंडा होता।
बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं ये सारे, बट क्योंकि हिमालयाज़ हैं तो हिमालय ने प्रोटेक्शन दे रखा है, वो दीवार की तरह बन के खड़े हुए हैं, तो ठंडी हवाएं जो साइबेरिया से आ रही हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर नहीं कर पाती, इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट और टेम्परेचर जो है वो उस तरीके का मेंटेन रह पाता है जैसा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। ओके, ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऊंचाई होने की वजह से, तिब्बतन प्लेटू होने की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है जो कि मॉनसूनल विंड्स को अट्रैक्ट करता है। दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिमालय जो है हमारे कंट्री में एक नॉर्थ साइड पे बैरियर की तरह खड़ा हुआ है, वो बैरियर जो है साइबेरियन विंड्स को नहीं आने दे रहा। अब क्या होता है, हिमालय जो है इतने बड़ा शील्ड प्रोवाइड करते हैं, तो अब साइबेरियन विंड्स को तो आने नहीं दे रहे, लेकिन अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फॉरेन इन्वेजन को काफ़ी हद तक प्रिवेंट करते हैं। अब आप एक समझिए कि अगर आपने दीवारें लगा रखी हैं अपने घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची, तो चोर तो तब भी आ सकता है, वो तो रास्ता निकालेगा, लेकिन छोटा मोटा चोर नहीं आएगा। हर एक ये नहीं कि भाई सीधा उठा के जो लोग उस घर के अंदर इन्वेड कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो फॉरेन इन्वेजन्स को काफ़ी हद तक कम करने में हिमालयाज़ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हिमालयाज़ को क्रॉस करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। चाहे वो पासिस के थ्रू भी क्रॉस करे, लेकिन वो पासिस भी इतनी हाइट पर होते हैं और इतने ठंडे होते हैं कि हिमालयाज़ को क्रॉस करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो फॉरेन इन्वेजन को बहुत हद तक प्रिवेंट करता है हिमालय। कुछ पासेस हैं, जो मैंने पास की बात की, कुछ पासेस हैं जिससे कि हिमालय एंट्री देता है हमारे कंट्री के अंदर। तो अगर हम माउंटेन रेंजेस के पासेस की बात करते हैं तो 3 पासेस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन सा? खैबर पास, ये देखिए, ये रहा खैबर पास, ये रहा गोमल पास और ये रहा बोलन पास। तो ये 3 कौन सी रेंजेस हैं? ये हिंदू कुश है, ये सुलेमान है और ये किरतार रेंजेस है। तो ये वाली जो रेंजेस है, यहाँ से फॉरेन इन्वेजन हो रहा था, इस साइड से जो है लोग हमारे कंट्री में एंटर कर रहे थे। ये हमने देखा, फॉरेनर जितने भी इन्वेड किए हमारे कंट्री में, जो हमारे कंट्री में अटैक करने के मकसद से आए या एक्सप्लोरेशन के मकसद से भी आए काफ़ी बार, तो वो कहाँ से आए? वो आए इन पासेस को क्रॉस करके। तो जो खैबर पास है, पहला खैबर पास, गोमल पास एंड बोलन पास। तो जो खैबर पास और जो गोमल पास है वो सुलेमान रेंज में एंट्री देता है, सुलेमान रेंज से एंट्री करके इंडिया में एंट्री देता है। जो बोलन पास है वो किरतार रेंज से इंडिया के अंदर एंट्री देता है, बलूचिस्तान वाले पार्ट से। ओके, ये आप समझ गए। तो ऑल्दो हिमालयाज और बाकी के माउंटेन्स ने इंडिया को प्रोटेक्ट कर रखा है, बट उसके अंदर कुछ कुछ पासेस हैं। वो जो पासेस हैं वो पैसेज प्रोवाइड करते हैं। पासेस क्या होते हैं? एक गेटवे की तरह होते हैं। वहाँ पे ऐसे करके 2 माउंटेन रेंजेस को क्रॉस करने का आपको जगह मिलती है पासेस के बीच में से। तो ये पासेस हैं जो कि एंट्री देते हैं फॉरेन इन्वेजन के लिए। अब जो माउंटेन पासेस की अगर हम बात करेंगे, थ्रू दीज पासेस टू वे ट्रैफिक बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया हैव बीन गोइंग सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। मैंने आपको यही बोला, ज़रूरी नहीं है कि इन पासेस के थ्रू लोग अटैक करने के लिए आए। हम लोग भी इन पासेस को क्रॉस करके जाते थे। क्या करने के लिए जाते थे? फॉरेन ट्रेड करने के लिए, अपनी चीज़ों को, सामान को बेचने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो पासेस हैं इन्होंने 2 वे ट्रैफिक प्रदान किया। सेंट्रल एशिया के वाले जो कंट्रीज़ थे उसमें से इंडिया के अंदर लोग आते हैं और इंडिया के लोग जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाते हैं इन पासेस को क्रॉस करके। ईरानी, अफगानी, इवन सोवियत सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स एंड इमिग्रेंट्स कम टू इंडिया एज इन्वेडर्स एंड इमिग्रेंट्स। तो इमिग्रेंट्स की तरह भी आते हैं, इन्वेडर्स की तरह भी आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप समझ गए। ये देखिए, ये आप इस मैप को अगर आप फोकस करते हैं, दिस मैप, तो ये देखिए ये इंडिया वाला पोर्शन है। तो यहाँ से जो सारे ये वाला पूरा जो एशिया का पार्ट है, यहाँ से लोग जो है इंडिया के अंदर एंट्री लेते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए, हिमालयाज़ बैरियर दे रहे हैं बट पासेस जो है एक पैसेज प्रदान कर रहे हैं। अगर हम हिमालयाज़ की बात करें उसका और क्या सिग्निफिकेंस है? बैरियर प्रदान कर दिया, फॉरेन इन्वेजन से बचा लिया, ये सब तो देख लिया हमने। हिमालयाज़ की और एक सिग्निफिकेंस है, हिमालय से निकलती हैं बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ। तो ये जो नदियाँ हैं, माइटी रिवर्स, इंडस जिसमें से बोलते हैं, जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये 3 मेजर रिवर्स हैं इंडिया जो हिमालय से निकल रही हैं। ये जो हिमालय से निकलने वाली रिवर्स हैं, इन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को इस तरीके से मोल्ड किया है। क्यों ऐसा मोल्ड किया? आपने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी इंडस के साथ साथ हुई है। उसके बाद आप देखेंगे जब हम लेटर पार्ट ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो एम्पायर पढ़ते हैं वो गंगा के साथ साथ चला। ब्रह्मपुत्र में लेटर ऑन डेवलपमेंट होते हैं, जो मेडिवल पीरियड में आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नदियाँ जो है सोर्स ऑफ वाटर थी, सोर्स ऑफ माइग्रेशन, कम्युनिकेशन भी थी, क्योंकि इसमें नदी के सहारे नाव लेके लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते थे। तो नदियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि पानी पीने के लिए चाहिए और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। तो आप देखेंगे पुराने ज़माने में या एंशिएंट टाइम पीरियड में अभी भी
आपको नदियों के आसपास जो है क्लस्टर्स मिलेंगे, आपको बहुत डेंसली पॉपुलेशन मिलेगी जहाँ पे नदियाँ होंगी, क्योंकि नदियाँ सिर्फ और सिर्फ पानी या सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट नहीं प्रदान करती है, नदियाँ प्रदान करती हैं फर्टाइल सॉइल, जो मिट्टी होती है उसको प्रदान करती है। और मिट्टी क्यों ज़रूरी है? मिट्टी हमें अनाज उगाने के लिए ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को आप इंटर रिलेट करिए। हिस्टोरिक डेवलपमेंट कहाँ होगा? जहाँ जहाँ पे नदियाँ होंगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि नदियों की हमको ज़रूरत है मिट्टी के लिए, पानी के लिए और मूवमेंट के लिए, राइट। तो हिमालय जो है इससे निकलती हैं नदियाँ। कश्मीर वैली की अगर मैं बात करूँ, माउंटेन्स के बीच बीच में वैलीज भी होती हैं। कश्मीर वैली जैसे उसका एग्जाम्पल है, नेपाल वैली उसका एक एग्जाम्पल है। मतलब जो नीचे वाला जो दो पहाड़ हैं उसके बीच वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पे वैलीज होंगी। तो जो वैलीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो वैलीज जो होती हैं वो उसमें पैसेज कहाँ से मिलता है? पासेज से, वहाँ से पैसेज मिलता है। अब होता क्या है, अगर आप कश्मीर का टिपिकल एग्जाम्पल देखते हो तो विंटर सीजन में क्या होता है? फोर्स कश्मीर टूवर्ड्स प्लेन। जो भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं वो प्लेन्स की तरफ चले जाएंगे ताकि वहाँ पे उनको ठंडा, थोड़ी गर्मी मिल सके। समर सीजन आएगा तो फिर से वो लेके अपने पहाड़ों की तरफ जाएंगे। जो शेफर्ड वगैरह होते हैं, जो अपने पशुओं को लेके जाते हैं, भेड़ बकरियों को लेके जाते हैं शेफर्ड, वो ऊंचाई पे चले जाएंगे। कब? समर सीजन में। विंटर सीजन में वो फिर से नीचाई पर आ जाएंगे, प्लेन्स में आ जाएंगे ताकि वो ठंड से बच पाए। तो ये वैलीज के केस में आपको ये माइग्रेशन पैटर्न दिखेगा। आप जब कश्मीर जाएंगे या वहाँ के लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, या नेपाल जाएंगे वहाँ के लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अभी भी वो वही प्रैक्टिस करते हैं। अभी भी आप देखोगे गांव के लोग जो होते हैं उनके दो दो घर होते हैं। एक उनका घर होता है पहाड़ों पर, एक उनका घर होता है प्लेन्स में। तो प्लेन्स वाले घर में कब रहते हैं? वो विंटर्स में। और पहाड़ों वाले घर पे कब रहते हैं? जब समर्स आती है। तो दीज टू वे मूवमेंट। अब इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? अब मूवमेंट की वजह से होता है लोग जो है अपने आइडियाज़ और कल्चर को भी लेके जाते हैं। एक पर्सन जो है, सारे लोग नहीं जाएंगे, जो बुजुर्ग है या बच्चे हैं वो तो नीचे ही रह जाएंगे अच्छे क्लाइमेट में। जो हार्श क्लाइमेट की तरफ माइग्रेट कौन करेगा? जो यंग लोग हैं या जो बिजनेस में इन्वॉल्व है किसी तरीके के। तो जब लोग माइग्रेट करते हैं तो अपने साथ साथ लेके जाते हैं आइडियाज़। तो जो वो आइडियाज़ ट्रैवल करते हैं वो एक्सचेंज का माध्यम बनते हैं। कोई जो लोग नीचे से जाएंगे वो अपने साथ कुछ सामान लेके जाएंगे, ऊपर जो उनको इंसान मिलेगा उसे बेचेंगे, आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरीके से होता है हिस्ट्री का डेवलपमेंट। तो हिस्टोरिक डेवलपमेंट की हम बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योग्राफी जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये जो वैलीज़ हैं, चाहे हम नेपाल वैली की बात करें चाहे कश्मीर वैली की बात करें, क्योंकि यहाँ पे माइग्रेशन पैटर्न देखने को मिला, तो इन वैलीज़ के अंदर आपको संस्कृत वाले मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग इधर से उधर गए और उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी एक्सचेंज किया। तो जो संस्कृत वाले मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो आपको कश्मीर वैली और नेपाल वैली में प्रिजर्व मिलेंगे, राइट। इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेक्शन भी हो रहे हैं, बुद्धिज्म भी स्प्रेड कर रहा है टू द सेंट्रल एशिया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं स्प्रेड कर रही हैं मूवमेंट की वजह से इन वैली। ये तो हमने बात कर लिया हिमालय की हाइट्स की जिसमें पासेस थे, फिर हमने वैलीज़ की बात किया। अब हम बात कर रहे हैं फुट हिल ऑफ हिमालयाज। मतलब फुट हिल क्या है? जो अगर आप मैप में देखते हैं, मैं अगर आपको मैप में दिखाती हूँ तो ये वाला जो जोन है, ये देखिए, ये वाला जो जोन है ये सारे होंगे फुट हिल्स ऑफ हिमालय। ये सारी माउंटेन रेंजेस हैं। तो माउंटेन रेंजेस जहाँ पे ख़त्म होती है वो होते हैं फुट हिल्स, राइट। तो फुट हिल्स ऑफ हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो फुट हिल्स ऑफ हिमालय की क्या खास बात हो गई? एकदम से पहाड़ ख़त्म हुए हैं और नदियाँ वहाँ से निकलना शुरू हो रही हैं। नदियाँ हैं, नदियाँ पहाड़ों से निकल रही हैं। तो वहाँ पे नदी की जो चौड़ाई होगी वो बहुत नैरो होती है, क्योंकि अभी वो फुल फ्लेजेड पानी उसमें आना नहीं शुरू हुआ। ऐसा क्यों होता? जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी जो टाइप ऑफ सॉइल्स होती है, भांगर, खादर, ये जब उसकी क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगी तो मैं बताऊंगी यहाँ पे क्या होगा, बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिवर का वाटर जो है नीचे चला जाता है। तो रिवर जो होगी आपको इतनी बड़ी दिखाई नहीं देगी फुट हिल्स में, स्पेशली जब थोड़ा आगे जाएगी रिवर तब वो उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फुट हिल ऑफ हिमालयाज में क्या हो रहा है? ईजी क्लियरेंस है। वहाँ पे जंगल भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे पत्थर जो है इस तरीके के हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स को सपोर्ट नहीं करते। तो फुट हिल्स जो होती हैं किसी भी माउंटेन की या हिमालयस की स्पेशली मैं बात करूँ तो डेंसली फॉरेस्टेड नहीं है। डेंस फॉरेस्ट आपको आगे मिलेंगे। तो डेंस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे अच्छी मिट्टी भी हो पाए तभी वो फॉरेस्ट बन पाएंगे। यहाँ पे पत्थर ज़्यादा हैं तो फुट हिल में इतने डेंस फॉरेस्ट नहीं थे, लोगों को क्लियर करना उसको आसान था, उसे क्रॉस करना लोगों के लिए आसान था। रिवर की चौड़ाई भी नहीं थी तो लोगों को जो है, उस टाइम की बात समझिए आप, एंशिएंट टाइम पीरियड की हम बात करें तो एंशिएंट टाइम पीरियड में लोगों को क्रॉस करना फुट हिल ऑफ हिमालयाज को वॉज ईजियर देन द डेंस फॉरेस्टेड एरिया। जो नदी के डाउन द लेन जाएंगे हम तो हमें डेंस फॉरेस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे।
तो हिमालयन रिवर्स एट फुटहिल हैव वेरी लेस विड्थ एंड क्रॉसिंग द रिवर वाज वेरी इजी। तो ये आप चीज़ समझ सकते हैं। सो अल्टीमेटली अर्लियर जितने भी रूट्स आपको मिलेंगे वर मेड एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड वाइस वर्सा। जो पहले वाले जो रूट्स मिलेंगे ना लोगों के क्रॉसिंग करने के, वो आपको फुट हिल्स में मिलेंगे। वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि फुट हिल्स को क्रॉस करना आसान है। तो अगर इस तरीके का कोई सवाल बनता है कि क्यों हमें सारे रूट जो होते हैं इस वाले जोन में मिल रहे हैं फुट हिल्स में, तो उसका कारण यही बनता है क्योंकि नदी की चौड़ाई कम होती है और फॉरेस्ट की जो सघनता होती है, डेंसिटी होती है फॉरेस्ट की, वो भी कम होती है। अर्लीस्ट एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स जो होती हैं, सेटलमेंट्स एंड स्टेट्स वर ऑल्सो फाउंड इन फुट हिल्स इन 6th century BC। अब आप बस समझ लीजिए, क्योंकि फुट हिल्स में लोगों को क्रॉस करना आसान है तो इसीलिए वो वहीं पे सेटल होना पसंद करते हैं। जहाँ पे आपकी चीज़ें होंगी, जहाँ पे आपका व्यापार होगा, वहीं पे आप रहना पसंद करोगे। तो ये सब था। अब अगर हम रिवर्स की बात करते हैं, ये तो हमने बात कर लिया फुट हिल्स के बारे में, हिमालय की बात करी, ऊंचाइयों की, हमने बात किया पासेस की, हमने बात किया वैली की, फुट हिल्स की बात किया, अब हम फुल फ्लेजेड रिवर की बात कर रहे हैं। तो अगर हार्ट ऑफ हिस्टोरिकल इंडिया जो है वॉज फॉर्म्ड बाय रिवर, मैंने बताया हिस्ट्री कहाँ डेवलप होती है, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो नदियों के साथ साथ मिलेगी आपको। एंशंट की बात कर रही हूँ, बाद में जब डेवलपमेंट हो जाती है तो आप कहीं भी सेटल हो सकते हो, अंटार्कटिका में भी सेटल हो जाओगे, बट स्टार्टिंग की बात है जब आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है तो आप कहाँ सेटल होना पसंद करोगे, नदियों के किनारे किनारे। तो अगर हम स्नो रिवर्स की बात करते हैं, हिमालयन रिवर्स की बात करते हैं, तो कैसे बनी है? हिमालयन रिवर्स बनी है स्नो की मेल्टिंग से, बर्फ पिघल रही है और उसका पानी जो है आपको नदियों के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, दीज कंसिस्ट ऑफ प्लेन्स ऑफ इंडस इन नॉर्थ वेस्ट, गंगा यमुना डोआब इन मिडल गैंजेटिक बेसिन इन ईस्ट एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन इन एक्सट्रीम ईस्ट। तो हमें प्लेन्स मिलेंगे यहाँ पर, इंडस रिवर का प्लेन मिलेगा हमको नॉर्थ ईस्ट में, जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले जगह पे मिलेगा। गंगा यमुना दोआब मिलेगी हमको पंजाब, हरियाणा, ये सारे रीजन में मिलेगी। मिडल गैंजेटिक बेसिन हमको मिलेगा यूपी, अगर आप कोरिलेट कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन मिलेगा एक्सट्रीम ईस्ट में, आसाम में। ठीक है, तो जो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज थे विद हार्ड सॉइल कुड बी क्लियर्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ आयरन। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, जब एंशिएंट टाइम पीरियड था तो जो घने जंगल थे उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास टूल्स नहीं थे, क्योंकि अब तक हमने आयरन की खोज नहीं की थी। आयरन की खोज कब होती है? जब आयरन एज जब हम पढ़ते हैं, तो आयरन की खोज होने के बाद ही ऐसे इक्विपमेंट्स बन पाते हैं जो लोहे से बने हुए हैं। अब लोहे से बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे वो ज़्यादा शार्प होंगे और ज़्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट से हम क्लियर कर पाए फॉरेस्ट को। हम से मेरा मतलब है एंशिएंट पीपल की बात हो रही है। तो अगर आप देखेंगे सिर्फ आयरन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, इन्वेंशन के बाद जो है ये वाली जगह जो है लेटर देन स्टोन एंड कॉपर एज के बाद जो है आपको फ्लरिशमेंट मिलेगी। कहाँ पर? इन जगहों पर जहाँ पे थिक फॉरेस्ट है। सो द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वेस्टर्न एरियाज वर यूटिलाइज्ड फर्स्ट एंड लार्ज स्केल ह्यूमन सेटलमेंट जनरली स्प्रेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग से ये आता है कि क्यों जो है लार्ज सेटलमेंट्स हमको वेस्टर्न साइड्स पे पहले मिलते हैं और धीरे धीरे जब हम हिस्ट्री में एडवांस करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री की तरफ चलते हैं, तब हमें धीरे धीरे ईस्टर्न साइड पे मिलना शुरू होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण ये भी है क्योंकि आयरन का जो है आगमन नहीं हुआ था, आयरन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। जब लोहा हमने खोजा उसी के बाद हमारे पास टूल्स आए ताकि हम जंगलों को क्लियर कर पाएँ और वहाँ पर सेटल हो पाएँ। ये जो आपको दिखाई देते हैं सारा का सारा जो यूपी, हरियाणा, पंजाब और ये सारा का सारा बिहार वाला जो जोन है, यहाँ पे पहले जंगल हुआ करते थे। ठीक है, ये तो अब क्लियर हो चुके हैं, तो आप कहेंगे कहाँ है जंगल? उतने थोड़ी थोड़ी जगह पे जंगल मिलेंगे, लेकिन पहले बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। तो उनको क्लियर करना जो है पॉसिबल हो सकता था सिर्फ औजारों से, वो बाद में आए। ठीक है, समझ गए आप इस कॉन्सेप्ट को? इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम जो है फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। इस हिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हिस्ट्री के लिए। तो अगर हम रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो 3 रिवर्स हैं, इंडस रिवर है, गैंजेटिक बेसिन है और ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इन तीनों को में क्या होता है, रेनफॉल जो है इंडस जो है सबसे वेस्टर्न साइड पे, फिर गंगा आती है, फिर सबसे ईस्टर्न साइड पे ब्रह्मपुत्र आती है। तो रेनफॉल भी उसी हिसाब से देखो आप, 25 से 30 सेंटीमीटर होता है सिर्फ इंडस रिवर में, 37 से 60 सेंटीमीटर होता है गंगा में, 60 से 125 तक हो जाता है मिडिल गैंजेटिक प्लेन में, और लोअर गैंजेटिक और ब्रह्मपुत्र प्लेन में होती है सबसे ज़्यादा बारिश। तो आप देखेंगे बारिश का पैटर्न भी उसी तरीके से। ऐसा पैटर्न क्यों है?
जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी मॉनसूनल विंड किस तरीके से ट्रैवल करती हैं और क्यों सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है ब्रह्मपुत्र और लोअर गंगा में होती है, फिर मिडिल गंगा में इधर इधर जाते जाते इंडस में सबसे कम बारिश होती है। तो उसी हिसाब से जो है आपको सेटलमेंट जो है देखने को मिलेंगे। तो हड़प्पन कल्चर है जो इंडस वैली में फ्लरिश हुआ। वैदिक कल्चर जो है वो कहाँ पे हुआ, ओरिजिनेट इन पंजाब एंड फ्लरिश्ड वेस्टर्न गैंजेटिक बेसिन में। फिर पोस्ट वैदिक कल्चर जो है मिडल बेसिन में हुआ। फिर लोअर गैंजेटिक बेसिन के अंदर उसके बाद वाला जो गुप्ता पीरियड है वो फ्लरिश हुआ। ब्रह्मपुत्र का जो इंपॉर्टेंस आता है वो मेडिवल पीरियड में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, पढ़ लेना आप इसको रिविजन के टाइम पे भी। आप ये समझ लीजिए सबसे पहला जो कल्चर कहाँ पे देखने को मिला हमें, इंडस में। कहाँ, कौन सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद जब वैदिक कल्चर कब आता है, जो कि हमारे गंगा के, हम थोड़ा वेस्टर्न शिफ्ट होते जा रहे हैं, कहाँ पे, हरियाणा, पंजाब, ये सारी जगहों पे वैदिक कल्चर। उसके बाद पोस्ट वैदिक कल्चर कहाँ पर होता है, मिडल गैंजेटिक बेसिन में। फिर उससे आगे चले जाते हैं तो फिर गुप्ता पीरियड आपको देखने को मिलेगा बिहार वाले सारे रीजन में। तो ये आप समझने की कोशिश करिए। आई होप आप दोनों चीज़ों को कोरिलेट कर पा रहे हैं, हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ साथ। अगर हम रिवर की बात करते हैं तो रिवर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, मैं क्यों बार बार कह रही हूँ कि रिवर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या है, कम्युनिकेशन का चैनल है। यहाँ पे इस वाले चार्ट को पढ़ लेना आप, बहुत अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। कम्युनिकेशन का माध्यम है रिवर, सबसे पहली बात। ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है बोट से। दूसरी बात, रिवर्स जो है वो हेल्प मिलिट्री एंड कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, उसमें भी हेल्प करती हैं। आपको कोई सामान भेजना है, औजार भेजने हैं। स्टोन पिलर्स जो थे अशोका के टाइम में जो बनाए जा रहे थे, उनको ट्रांसपोर्ट कैसे किया जा रहा था, नदियों के माध्यम से। नदियों के ऊपर जो नावें रख के, लट्ठे रख के बड़े बड़े, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। सप्लाई वाटर एंड कैनाल्स, बहुत ज़्यादा अगर आप उसके पास में रहते हैं रिवर के पास में, तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम देखेंगे। बहुत सारी जो सिविलाइजेशंस मैं कह दूं, और बहुत सारी जो सेटलमेंट्स मैं कहूँ अगर, तो बहुत सारी सेटलमेंट जो कि वॉश अवे हो गई जो फ्लड आया। अब रिवर के पास रहने का ये नुकसान तो है, अगर मान लीजिए अचानक से फ्लड आ गया तो वो जो आसपास की सिटीज़ हैं उस सब में फ्लड आ जाएगा। तो पहले तो हम अभी की तरह इतने मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फ्लड आया तो पूरी सिटी वॉश अवे, सब लोग मारे जाते थे। तो ये जो जगह थी जो रिवर के साथ साथ रहने के नुकसान भी थे क्योंकि फ्लड आ जाता था। अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स फॉर्म द पॉलिटिकल बाउंड्रीज इन एंशिएंट मेडिवल टाइम पीरियड। जब हम हिस्ट्री पढ़ने डिटेल में पढ़ते हैं तब आप देखेंगे कि जो रिवर्स होती हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाती हैं। आप अभी भी देखेंगे मॉडर्न टाइम पीरियड में, अगर आप देखेंगे नेपाल इंडिया की बाउंड्री कौन है, एक रिवर है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री जो है हमारे बीच में जो है वाटर ट्रीटी है। तो आप देखेंगे कि जो रिवर्स हैं वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करती हैं, अब से नहीं कर रही हैं, वो सदियों सदियों से कर रही है। तो अगर हम किंगडम्स की बात करें, कलिंगा की बात करें जो उड़ीसा में है, तो महानदी जो है उसकी नॉर्थ बाउंड्री है और गोदावरी उसकी साउथ बाउंड्री है। सतवाहना किंगडम्स की बात करें जो आंध्र प्रदेश में थी, तो गोदावरी उसकी नॉर्थ बाउंड्री थी और कृष्णा उसकी साउथ बाउंड्री थी। फिर और आगे जाएंगे तमिलनाडु में तो कृष्णा नॉर्थ, फिर उसके पीछे कावेरी। चोलास के केस में जाएंगे तो कावेरी डेल्टा में देखोगे तो साउथ पेनार और वायगई जो है इसकी फिर बाउंड्रीज बनाते हैं। मराठा के केस में देखेंगे तो ताप्ती, भीमा। तो आप देखेंगे जब हम ये सारे किंगडम्स को पढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी साथ साथ मैप में कि रिवर्स जो है वो बाउंड्री बना रहे हैं। तुंगभद्रा रिवर जो है चालुक्यास के और राष्ट्रकूटास के केस में नेचुरल फ्रंटियर प्रोवाइड करती है इन दो किंगडम्स का। मेड इट डिफिकल्ट फॉर चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास टू मूव साउथ एंड पल्लवास एंड चोलास टू मूव नॉर्थवर्ड। कौन से रिवर की बात हो रही है, तुंगभद्रा। तो इस तरीके से जो रिवर है ना, देखिए जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी वो बैरियर बना देती थी, एक किंगडम जो है दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाती थी और दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाती थी। तो हैवी फ्लड्स भी आ जाते थे, जो मैंने कहा था ये इसका ड्रॉबैक रहा। तो रिवर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है सारी चीज़ों में, हमने देखा। तो हिस्ट्री को एक तरीके से मैं बोलूँगी कि शेप करने के लिए, एक पर्टिकुलर तरीके से हिस्ट्री अगर शेप हो रही है तो उसमें रिवर्स का बहुत बड़ा योगदान है। ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। जो इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम सेकेंड पार्ट में। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों साथ में जुड़े हुए हैं। अगर आप ज्योग्राफी की समझ रखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुए और क्यों हुए। जब आप यूपीएससी एग्जाम लिखते हैं या स्टेट पीसीएस एग्जाम लिखते हैं तो उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे यही नहीं पूछते कि भैया ये क्या है, फैक्ट्स बता दो। वो आपसे पूछते क्यों, वाई, हाउ। वाई एंड हाउ आप तभी आंसर कर सकते हो जब आप उस चीज़ के लॉजिक को जानते हैं। तो जब आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं तो आपको उसका लॉजिक समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो है वेस्ट से ईस्ट मूव किए हमने। सबसे पहली सिविलाइजेशन जो है वेस्टर्न साइड में बनी, फिर हम ईस्टर्न साइड की तरफ मूव किए, ऐसा क्यों हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड by reading this chapter. So thank you so much and best of luck for your preparation.